प्रभाकर जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवाया था ताकि बुजुर्ग पत्नी को गर्मी की तीव्रता से बचाया जा सके, क्योंकि उनके बच्चों ने पहले ही अपने कमरों में एसी लगवा दिए थे और बिजली का बिल प्रभाकर जी के पैसों से भरा जाता था। 1 महीने बाद जब 20,000 रुपये का बिल आया तो बच्चों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने प्रभाकर जी का एसी निकाल कर बेच दिया और उन्हें गालियां देकर छत पर सोने के लिए मजबूर किया। रात की असहनीय गर्मी की वजह से प्रभाकर जी और उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उन्होंने उसी रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब वे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोपहर की कड़ी धूप में जब प्रभाकर जी घर लौटे तो पूरी तरह पसीने से तरबतर थे। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अनिकेत की माँ, ठंडा पानी देना, जान घुट रही है, नींबू पानी बना दो, दिल जैसे धड़क धड़क कर रहा है, डूबता जा रहा है। यह सुनकर उनकी पत्नी तुरंत रसोई में गई और नींबू पानी बनाकर उन्हें दिया। पानी पीने के बाद प्रभाकर जी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तेज़ गर्मी और पसीने की वजह से उनका रक्तचाप बहुत कम हो गया था। वे बोले, अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महीने की शुरुआत में ही सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। उस पर उनकी पत्नी ने कहा, अनिकेत और अभिषेक के कमरे में तो एसी है ही, हम क्यों ना एक सेकंड हैंड एसी ले लें। आजकल तो किस्तों पर भी एसी मिलते हैं और कुछ एसी तो कम बिजली खर्च करते हैं। प्रभाकर जी ने अपने कंधे पर पड़े गमछे से पसीना पोंछा और खाली गिलास पास की चौकी पर रखते हुए बोले, बात तो तेरी सही है, मैंने एक कमेटी डाली है जो इस महीने टूटेगी, 50,000 रुपये की है, उसमें से एसी आसानी से लिया जा सकता है और फिर अपने कमरे का बिजली बिल भी भरा जा सकेगा। बाकी बिल तो मेरी ही पेंशन से भरता हूँ। यह सुनकर उनकी पत्नी ने थोड़ी राहत की सांस ली। घर बड़ा था, दोनों बेटों के कमरे ही बड़े थे, हर बेटे का एक ही बच्चा था, लेकिन दोनों ने 2-2 टन क्षमता के एसी लगाए थे। शादी के बाद से ही दोनों बहुएं सास ससुर से ज़्यादा बातें नहीं करती थीं और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती थीं। हर एक बहू सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाती थी। जब प्रभाकर जी की पत्नी ने देखा कि बहुओं को उनके किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है, तब उन्होंने बिना कोई विवाद किए साफ साफ कह दिया, बेटा तुम हमारी चिंता मत करो, बस अपने पति का खाना बनाना मत भूलना, इससे घर में झगड़े नहीं होते हैं और वातावरण भी अच्छा रहता है। प्रभाकर जी की पत्नी ने कभी भी एक सास की तरह अपनी भूमिका नहीं जताई, इसलिए उन्होंने और प्रभाकर जी ने खुद ही रसोई की जिम्मेदारी ली। हालांकि घर का सारा खर्च मिलाकर ही किया जाता था। बिजली का बिल प्रभाकर जी की पेंशन से भरा जाता था और बाकी खर्च दोनों बेटे उठाते थे। राशन भी एक साथ ही आता था और जिसे जो चाहिए होता था वो अपना खाना खुद बनाता था। प्रभाकर जी को अपने बेटों के व्यवहार से खिन्नता थी। उन्होंने अपने बेटों के पालन पोषण के लिए बहुत त्याग किए थे, लेकिन शादी के बाद उनके बेटों ने अपनी पत्नियों का ही साथ देना ज़्यादा पसंद किया। अगले ही दिन प्रभाकर जी की पत्नी की बहन का निधन हो गया। प्रभाकर जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए वो यात्रा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी को गांव भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कम से कम 10-15 दिनों तक वापस नहीं आएगी। इस कारण प्रभाकर जी के खाने पीने की जिम्मेदारी अब दोनों बहुओं पर आ गई और इस बात की नाराज़गी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। प्रभाकर जी को मधुमेह था, इसलिए उन्हें सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए होता था, लेकिन दोनों बहुएं सुबह 10-11 बजे तक अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलती थीं। प्रभाकर जी ने दोनों बहुओं से पहले ही कह दिया था कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती तब तक अपनी पत्नियों से कह दो कि वे सुबह 9 बजे मुझे नाश्ता दे दिया करें। दोनों बेटे बिना कुछ कहे अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उनके चेहरों पर भी नाराज़गी साफ नजर आ रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नियां ससुर की सेवा करने वाली नहीं हैं, परंतु अगले ही दिन सुबह 9 बजे दोनों बहुएं रसोई में मौजूद थीं, लेकिन उन्हें इतनी जोर से बर्तन पटक रही थीं कि उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। जब प्रभाकर जी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने बहुओं की बातचीत सुनी। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी कि वो बुढ़िया जानबूझकर गांव चली गई और ये बोझ हमारे सिर पर डाल गई। इस पर छोटी बहू बोली, कितने नखरे हैं इस बुढ़े के, नाश्ता 9 बजे, खाना 1 बजे, शाम को 4 बजे चाय, हे भगवान ये दिन कैसे कटेंगे। बड़े बहू बोली, रात भर बच्चे सोने नहीं देते, 2 बजे नींद आती है और सुबह जल्दी उठकर इन महाराज के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है।
ये सब सुनकर प्रभाकर जी का मन दुखी हो गया। उनकी पत्नी ने कभी भी उन्हें भूखा नहीं रखा था। उन्हें 9 बजे गर्मा गर्म साबूदाना या दलिया मिलता था जिसमें चीनी नहीं होती थी। उन्हें चाय भी बिना चीनी की ही मिलती थी। लेकिन आज बहुओं ने केवल कुछ बिस्किट और एक चाय मेज पर रख दी थी। चाय में बहुत ज़्यादा पानी था और चाय पत्ती इतनी ज़्यादा डाली थी कि चाय बहुत ही कड़वी हो गई थी। प्रभाकर जी को ऐसी चाय की आदत नहीं थी। उन्होंने पहला घूंट लिया और तुरंत ही कप एक तरफ रख दिया। दोनों बहुएं अपने कमरे में वापस चली गई। धूप आज बहुत तेज़ थी। घर के अंदर भी हवा बंद सी लग रही थी। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे अभी अभी नहाकर आए थे, फिर भी पूरी तरह पसीने में भीगे हुए थे। ऊपर से इस कड़वी चाय ने उनके मुंह का स्वाद और भी खराब कर दिया था। उन्होंने आंखों में छलकते आंसू पहुँचे और रसोई घर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि रसोई पूरी तरह बिखरी पड़ी थी। उनकी पत्नी बहुत सफाई पसंद थी। वो रात को सोने से पहले चाहे बर्तन किसी के भी हों पूरी रसोई साफ करके ही सोती थी। लेकिन बहुएं कुछ अलग ही थीं। जब मन होता तब काम करती, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो दोनों खाना ही नहीं बनाती थी। तब दोनों बेटे माँ के कमरे में आकर कहते, माँ, जो कुछ भी आपने पापा के लिए बनाया है वो हमें भी दे दो, क्योंकि आज कृतिका की तबीयत ठीक नहीं है। तो दूसरा बेटा तुरंत कहता है, पूर्वा भी बीमार है। प्रभाकर जी की पत्नी चुपचाप बेटों को भी खाना परोस देती थी। वो हमेशा गर्म और ताज़ा खाना बनाती थी, क्योंकि प्रभाकर जी को हमेशा ताज़ा खाना और गर्म फुलके देने की उन्हें आदत थी। उसने पूरी ज़िंदगी प्रभाकर जी की देखभाल की थी। लेकिन आज उसी घर में अपनी ही बहुओं के व्यवहार से उन्हें अकेलेपन का एहसास हो रहा था। कभी कभी अगर रात को रोटी बच भी जाती थी तो प्रभाकर जी की पत्नी सुबह उठकर खुद नाश्ते में खा लेती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभाकर जी को बासी रोटी नहीं दी थी। पत्नी और बहू के जो कर्तव्य होते हैं वे सभी प्रभाकर जी की पत्नी ने पूरी निष्ठा से निभाए थे। लेकिन उनकी बहुओं को उससे कोई मतलब नहीं था। वो उद्धट और आलसी थी। प्रभाकर जी ने जब रसोई घर की हालत देखी तो हैरान रह गए। रात के गंदे बर्तन सेल्फ पर फैले हुए थे। रसोई घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन उस समय वह बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। उन्होंने फ्रिज खोला, वहाँ से ब्रेड और मक्खन निकाला, 2 स्लाइस पर मक्खन लगाया और वहीं खा लिया। पानी के घूंट से वह सूखा कौर निकल गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आई, लेकिन वह पीड़ा और निराशा इतनी गहरी थी कि उसे भुलाना संभव नहीं था। दोपहर के खाने में उन्हें कल की बनी रोटी और सब्जी दी गई। भीषण गर्मी और बार बार लोड शेडिंग के कारण फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा था, जैसे सब्जी सड़ने लगी थी और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। प्रभाकर जी के मन में विचार आया कि पिछले 34 सालों में उनकी पत्नी ने उन्हें कभी बासी रोटी नहीं दी थी और आज उन्हें सड़ी हुई सब्जी की दुर्गंध सहनी पड़ रही थी। उन्हें उल्टी आने ही वाली थी, पर वे किसी तरह संभल गए। उन्होंने थाली वैसे ही एक और रख दी और बड़ी बहू से कहा कि मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। इस पर बड़ी बहू नाराज होकर बोली, पिताजी, आपके बहुत नखरे, अब रोटी सब्जी दी तो अब दूध भी चाहिए। यह सुनकर प्रभाकर जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, क्या तुम अपने पिता को भी ऐसा खाना देती हो? देखो, यह सब्जी सड़ गई है, कितनी बदबू आ रही है और रोटी भी बासी है। प्रभाकर जी की पत्नी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि बहुओं से झगड़ा मत करना, लेकिन अब उनका धैर्य खत्म हो गया था। यह सुनकर बड़ी बहू और भी भड़क गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली कि एक काम करो, माँ को वापस बुला लो, वही आपकी देखभाल कर सकती हैं। क्या मुसीबत है? कभी ये नहीं चाहिए, कभी ये नहीं चाहिए। सब्जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको तो बदबू आ रही है। अरे, जैसे सारा घर खर्च आप ही चला रहे हो। यह कर वो निश्चिंत होकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजे के पास खड़ा प्रभाकर जी का 5 साल का एक पोता ये सब देख रहा था। प्रभाकर जी ने अपनी आंखों में आए आंसू हाथ से पहुँचे। तभी वह छोटा सा बच्चा दौड़कर रसोई में गया, एक कांच का गिलास लिया, फिर से दूध निकाला और एक गिलास भरकर अपने दादा के सामने रखते हुए बोला, दादाजी, ये दूध पी लीजिए। यह देखकर प्रभाकर जी का हृदय प्रेम से भर गया।
उन्होंने पोते को गोद में उठाया, प्यार से अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर चुम्बन लिया। वो बोले, तू तो मेरा खून है ना, इसलिए तुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन दादा को भूखा रहना पड़ा। वह छोटा बच्चा भी दादा की गोद में चढ़ गया और बोला, दादाजी आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसे भी कहूँगा कि मेरे माता पिता का भी बासी रोटी खिलाया जाए। वो छोटा सा बच्चा आंख मारते हुए यह बात बोला जैसे कि उसे अपने दादाजी को खुश करना हो। एक पल में ही प्रभाकर जी के चेहरे पर हंसी आ गई। बच्चों की बातें ऐसी होती हैं कि इंसान का अंतःकरण हिला देती हैं। रात को दोनों बच्चे वापस आ गए और खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। आज मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब थी। ग्रेवी फीकी लग रही थी और उसमें प्याज के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। प्रभाकर जी ने खाना देखा और झुंझला गए। वो बोले, यह क्या खाना बनाया है? देखो तो सही, प्याज और टमाटर पानी में तैर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी ऐसा अधपका खाना परोसा है क्या? अरे तुम्हारी पत्नियां तो नारी जाति के लिए कलंक हैं, इन्हें साधारण खाना बनाना भी नहीं आता। अनिकेत ने कहा, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है पापा, चल सकता है। उसने मटर पनीर अपनी थाली में परोसा और बच्चों के साथ खाने लगा। वह आगे बोला, माँ को खाना बनाना और घर संभालना आता था, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन आज की लड़कियां उच्च शिक्षा लेती हैं, इसलिए उनके पास घर संभालने का समय नहीं होता। हम भी तो समझौता कर ही रहे हैं। यह सुनकर प्रभाकर जी का गुस्सा और बढ़ गया और बोले, अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या तुम ससुर से उग्र होकर बात करना है? अगर पढ़ाई से घर का काम और इंसानियत संभालने की समझ नहीं आती तो तुम्हारी अनपढ़ माँ उनसे 100 गुना अच्छी थी। उसने कभी मेरे माँ बाप के सामने आवाज़ नहीं उठाई, कभी मुझे ऐसा बेस्वाद खाना नहीं दिया। शादी से पहले अगर तुम्हारे खाने में थोड़ी सी भी कमी होती थी तो तुम माँ पर चिल्लाते थे, माँ ये क्या किया, हम दिन भर थक कर आते हैं, कम से कम खाना तो अच्छा दो। लेकिन अब यह खाना तुम्हें सहज स्वीकार है। यह बोलकर उन्होंने कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़े हुए। वे बोले, अनिकेत खाना खत्म होने के बाद बाजार से दही ले आना, मैं दही के साथ रोटी खाऊंगा। अनिकेत बोला, ठीक है पापा, मैं दही ले आऊँगा। प्रभाकर जी ने कहा, सुबह के नाश्ते के लिए मुझे ब्रेड और शुद्ध दूध चाहिए। ब्रेड तुम लेकर आना, दूध मैं खुद जाकर देख लूँगा। और अपनी पत्नी से कहो कि वो अपने कमरे में ही बैठी रहे, मुझे मेरे नाश्ते के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी को मायके गए हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अंततः उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर उनकी पत्नी हिचकियाँ लेते हुए रो रही थी। थोड़ी देर उन्हें समझाने के बाद प्रभाकर जी ने पूछा कि तुम और कितने दिन वहाँ रहोगी? पत्नी ने कहा, प्रभाकर जी मेरी बहन गुजर गई है और उसके बच्चे बहुत रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौसी कुछ दिन हमारे साथ रहो। प्रभाकर जी ने कहा कि अगर तुम वहीं रुकी रही शायद मैं जिंदा नहीं रहूं या नहीं रहूं, पता नहीं। यह सुनकर उनकी पत्नी घबरा गई। वो बोली, प्रभाकर जी भगवान न करे ऐसा कुछ हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभाकर जी ने कहा, इन दोनों ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। सुबह कड़वी चाय सामने लाते हैं, कभी बासी रोटियां और सब्जी। तुम्हें तो पता है कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। कुछ कहो तो उनके मुंह पर 2 हाथ लंबी जबान लग जाती है। यह सब मैं एक दिन भी सहन नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तुम्हें कभी वहाँ रुकने से मना नहीं किया होता, लेकिन भगवान के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन प्रभाकर जी ने दही और ब्रेड के साथ खाकर जैसे तैसे दिन बिताए। अंत उनकी पत्नी लौट आई तो उन्हें चैन मिला, लेकिन दोनों ही तेज गर्मी से परेशान थे। प्रभाकर जी के पूरे शरीर पर पसीने के कारण लाल दाने निकल आए थे। उनकी पत्नी ने कहा, गांव में बहुत गर्मी है। अनुज ने उनके कमरे में एसी लगवाया था, इसलिए रात को कुछ नींद आ जाती थी, लेकिन बेचारा ज़्यादा बिजली का बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दिन में बहुत गर्मी लगती थी। प्रभाकर जी के हाथ और सीने पर लाल दाने निकल आए थे। जरा सा पसीना आता तो जलन होती थी। दोनों गर्मी से बेचैन थे। उनके दोनों बच्चे पहले ही कह चुके थे कि हमारे खर्च बहुत बढ़ गए हैं, हम अभी एक और एसी नहीं लगवा सकते। यह सुनकर प्रभाकर जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने पैसों से 1 टन की क्षमता वाला एसी खरीदें और अपने ही कमरे में लगवाएं। यह देखकर दोनों बच्चे हैरान रह गए। एसी चालू करते ही दोनों ने राहत की सांस ली। रात को बच्चे उनके कमरे में आए और बोले, पापा आपने बताया ही नहीं कि
कि आप एसी खरीदने वाले हैं। तो प्रभाकर जी बोले कि तुमसे पूछ कर भी क्या फ़ायदा, पहले ही तो साफ बना कर दिया था। मैं कूलर इस्तेमाल कर रहा था लेकिन अब वो भी ख़राब हो गया है, इसलिए एसी लिया। ज़िंदगी भर संघर्ष ही किया है, लेकिन कम से कम अब तो हमें थोड़ी राहत मिले। तुम लोगों को अच्छी नौकरियां मिली तो लगा था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, पर हम तो उस मामले में बदनसीब ही निकले। प्रभाकर जी की शिकायतें थम नहीं रही थीं। उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा मत कहिए, थोड़े शांत हो जाइए। बच्चों, दरअसल कूलर ख़राब हो गया और तुम्हारे पिताजी और मुझे बहुत घमौरियाँ भी हो गईं, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि एसी ले लो। अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, थोड़ी राहत तो चाहिए। उसने प्रभाकर जी की बाँह ऊपर कर बच्चों को उनके घायल हाथ दिखाए। उनके पूरे हाथ पर बड़े बड़े घाव थे। यह देखकर दोनों बच्चे शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर चले गए। प्रभाकर जी और उनकी पत्नी बहुत ही सावधानी से एसी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनकी बहुएं एसी 24 घंटे चालू रखती थीं। उन्हें घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। अगर 1 घंटे के लिए बाहर जाती ही थीं तो सिर्फ जल्दी जल्दी खाना बना कर निपट जाती थीं। प्रभाकर जी की बहुएं उन्हें कुछ भी खाने को दे देती थीं, लेकिन उनके पति जो भी खाते थे, इसलिए प्रभाकर जी और उनकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद जब बिजली का बिल 20,000 रुपये आया तो बच्चों ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और गुस्से में बिल प्रभाकर जी के मुंह पर फेंकते हुए बोले कि पापा देखिए, इतना बड़ा बिल, इसे भरेगा कौन? यह देखकर प्रभाकर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिल उठाकर देखा, सच में 20,000 रुपये का बिल आया था। इससे पहले करीब 15 से 16,000 रुपये का बिल आता था, जो वे अपनी पेंशन से भरते थे। प्रभाकर जी शांत होकर बोले, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? घर में 3 एसी चल रहे हैं तो बिल तो इतना आएगा ही ना। अनिकेत गुस्से में बोला, यह बिल कौन भरेगा? प्रभाकर जी बोले, पहले भी मेरी पेंशन से यह बिल भरता था, अब 5,000 रुपये तुम दोनों डाल दो तो क्या बुरा है? अनिकेत गुस्से में बोला, मेरी लॉटरी नहीं लगी है कि मैं 5,000 रुपये डालूँ। घर का खर्च पहले ही बहुत है और मेरे बच्चे की फीस 8,000 रुपये है, मैं नहीं भर सकता। उसका छोटा भाई बोला, मैं कहाँ लाखों का वेतन पाता हूँ, मुझे बेटे की स्कूल के एडमिशन के लिए 25,000 रुपये चाहिए, वो भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो बिजली का बिल कैसे भरूँ? प्रभाकर जी गुस्से में बोले, कई सालों से मैं ही तुम्हारे कमरे का एसी का बिल भरता आया हूँ और खुद गर्मी में तड़पता रहा। अब मेरी बारी आई तो तुमको परेशानी हो रही है। ठीक है, अब हर किसी को अपना खर्चा खुद उठाना होगा। बिजली का बिल तुम अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूँगा, और घर खर्च तो मेरी पेंशन से ही मैं और मेरी पत्नी दोनों आराम से चला लेंगे। यह सुनते ही दोनों बच्चे गुस्से में आ गए। बड़ा बेटा बोला, ठीक है, फिर अब सब कुछ छोड़कर बाहर जाने की तैयारी करो। प्रभाकर जी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं क्यों जाऊं अपना घर छोड़कर? दोनों बच्चे आगे बढ़े जैसे कि लड़ने को तैयार थे। उनकी पत्नी बीच में आई और बोली, तुमको शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप को मारने जा रहे हो। बच्चों ने नहीं सुना और उनमें से एक ने उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे वह जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। प्रभाकर जी का हाथ उन्होंने मजबूती से पकड़ा और कहा, यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है, इसलिए हमारे ऊपर बैठने की कोशिश मत करो। हमें इतना बड़ा बिल नहीं भर सकता, और अगर कूलर ख़राब हो गया था तो हमें बता देना चाहिए था, हम पहले ही अपने खर्चों से परेशान थे। यह आखिरी लाइन अभिषेक ने गुस्से में कहा था। अनिकेत गुस्से में बोला, छोड़ो, उनका हाथ पकड़ो, चलो इस एसी को उतार कर बेच डालते हैं। नया एसी आराम से बिक जाएगा और इन दोनों को छत की ऊपरी कमरे में डाल दो, ये बुजुर्ग वहीं अपना बाकी का जीवन बिता लें, यही उनके लिए सही है। अभिषेक ने इतनी जोर से प्रभाकर जी का हाथ पकड़ा था कि उन्हें ज़बरदस्त दर्द होने लगा। वृद्ध हड्डियाँ टूट जाएंगी ऐसा उन्हें लगने लगा। दर्द से वे तड़पने लगे। उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे, जो पहले ही जोर से गिर पड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे उठकर प्रभाकर जी के साथ खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सारा सामान उठाया और उन्हें छत के ऊपरी कमरे में फेंक दिया। वहाँ न पंखा था न लाइट। जा ऊपर सो, अब हमें एसी उतार कर बेचते ही हैं। प्रभाकर जी और उनकी पत्नी रुक रुक कर रोते रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए बलिदान किया था
और अब यह वक्त देखना पड़ा। जो सुख के दिन उन्होंने कभी चाहे थे वो तो दूर थे, बच्चों ने उन्हें इतनी खतरनाक अपमानजनक तरीके से पेश आकर मजबूर कर दिया कि वे दोनों बिल्कुल हताश हो गए। ऊपरी कमरे में गर्मी और भी बढ़ गई थी। पूरे घर पर बच्चों ने कब्जा कर लिया था और माँ बाप के कमरे में भी ताला लगा कर रखा था ताकि वे फिर से अंदर ना आ सकें। गर्म हवा की लपट उनके कानों में पड़ी थी, उनके शरीर पर कांपते हुए पसीने के घाव जलने लगे। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया और वहाँ से निकल गए। सुबह जब दोनों बच्चे ऑफिस के लिए निकले तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा उन्हें खुशी हुई कि पूरा घर उनके कब्जे में आ गया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों को वहां से निकाल दिया गया। अभिषेक के बॉस ने गुस्से में कहा कि तेरी लापरवाही के कारण मेरी अहम फाइल खो गई, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है, तो ये नौकरी से निकाल दिया गया है। अनिकेत के बॉस ने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें पैसे की हेराफेरी करते हुए देखा है। तुम अपने फायदेमंद ऑर्डर लाकर खुद ही बेचता है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अनिकेत ने गैर व्यवहार अपनी पत्नी और बच्चों के हट के कारण किया था। उनकी लगातार मांगों के कारण उसे यह सब करना पड़ा। दोनों ऑफिस से रोते रोते घर आए। जब उनकी पत्नी को यह सब पता लगा तो वो डर गई। इसके बाद अनिकेत ने अपनी पत्नी पर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारे कारण ही हमें अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ा और अब हमारे कठिन दिनों की शुरुआत हो गई है। अब शायद हमें भूखा मरना पड़े। प्रभाकर जी और उनकी पत्नी गांव जा रहे थे। उनकी पत्नी की बहन का निधन हो गया था। उनका बेटा अनुज बहुत अच्छा निकला। अनुज ने उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखा और उनकी बहुत सेवा की। उनके रहने के लिए एयर कंडीशन वाले कमरे की व्यवस्था की। प्रभाकर जी ने फिर कभी शहर में वापस आने का विचार नहीं किया। इधर बच्चों के हालात खराब होने लगे। उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उनका घर बिक गया, नौकरियां चली गई। उनकी पत्नियों ने तंग आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। वे अंततः अपनी पत्नियों के मायके में रहने लगे, जहां उन्हें हमेशा अपने माता पिता का अपमान तरकात सुनना पड़ता था। माता पिता का अपमान करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि माता पिता की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोग उनका साथ छोड़ते हैं उन्हें किस्मत भी कभी साथ नहीं देती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे